हर राजनीतिक दौर को अंततः एक नाम मिल जाता है। मोदीवाद या मोदीज्म भारत में उस राजनीतिक और शासन व्यवस्था का नाम है जो नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द बनी है। इसे पीएम मोदी की मजबूत छवि से जोड़कर देखा जा सकता है, लेकिन इसके कई आलोचक भी हैं। क्या कहते हैं आलोचक? क्या वक्त आ गया है कि मोदीवाद की व्यवस्था की कुछ बातों को पीछे छोड़ दिया जाए? ये लिखना है कैप्टन अमरिंदर सिंह का, जो कांग्रेस सरकार में पंजाब के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, लेकिन फिलहाल बीजेपी में है। नमस्ते, मेरा नाम दीपक है, आप वैचारिकी देख रहे हैं। इसमें आज हम लेकर आए हैं हमारे ऑपेड पेज पर, हमारे एडिटोरियल पन्ने पर छपा अमरिंदर सिंह का आर्टिकल। अमरिंदर लिखते हैं कि मोदीवाद की पहचान है एक प्रभावशाली नेता, अनुशासित पार्टी संगठन, सभ्यतागत पहचान पर जोर, केंद्रीकृत फैसले, टेक्नोलॉजी आधारित वेलफेयर योजनाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर पर आधारित विकास, राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर मजबूत रुख और नागरिकों से सीधा संवाद। ये सत्ता हासिल करने, उसका इस्तेमाल करने और राष्ट्र की परिभाषा तय करने का एक तरीका है। इसका वादा स्पष्ट है, एक मजबूत नेता, उद्देश्यपूर्ण सरकार और एक मजबूत भारत। इसकी राजनीतिक सफलता पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता। मोदी ने बीजेपी को एक बड़ी राष्ट्रीय पार्टी से बदलकर भारतीय राजनीति की केंद्रीय धुरी बना दिया है। उन्होंने पार्टी का विस्तार किया, पारंपरिक, भौगोलिक और सामाजिक आधार से आगे किया और नेतृत्व को ही चुनावी राजनीति का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा बना दिया। हालांकि 2024 में बीजेपी 240 सीटों पर सिमट गई और सरकार बनाने के लिए उसे एनडीए के सहयोगी दलों की जरूरत पड़ी। इस जनादेश ने मोदी को खारिज नहीं किया, लेकिन सीमा जरूर तय कर दी। देश ने निरंतरता को चुना, लेकिन साथ ही बातचीत, गठबंधन और संयम की अहमियत भी फिर से स्थापित की। मोदीवाद ने जनता के सामने कई स्पष्ट उपलब्धियां भी रखी हैं, जैसे बड़े पैमाने पर कल्याणकारी योजनाओं ने स्टेट की नागरिकों तक पहुंच को मजबूत किया है। इसने क्षेत्रीय राजनीति के अत्यधिक फैलाव को भी कुछ हद तक सीमित कर दिया है। नीति आयोग के अनुमान के मुताबिक 2022-23 में बहुआयामी गरीबी 11.28% थी, जबकि 2013-14 में ये 29.17% थी। अब ये क्या होता है? बहुआयामी गरीबी का मतलब है कि गरीबी को सिर्फ कम आय के आधार पर नहीं, बल्कि लोगों के जीवन में मौजूद कई तरह की कमियों को देखकर समझना, जैसे स्वास्थ्य सुविधाएं कैसी हैं, शिक्षा और बेहतर जीवन स्तर जैसी बुनियादी चीज़ें कैसी हैं। ये जो डेटा है, ये जिस तरह कैलकुलेट होता है उस तरीके पर बहस हो सकती है बिल्कुल, लेकिन सरकारी योजनाओं की पहुंच को नकारा नहीं जा सकता। मोदीवाद की अपील का एक बड़ा आधार उसकी राजनीतिक स्पष्टता भी है, पॉलिटिकल क्लैरिटी। ये आकांक्षा, राष्ट्रीय आत्मविश्वास और अपनी सभ्यता में फिर से जान फूंकने की भाषा में बात करती है। ये तेजी से और बड़े पैमाने पर काम करने का आकर्षक वादा है उनके लिए जो लंबे समय से देरी, अनिर्णय और बटी हुई सत्ता से परेशान थे। लेकिन लोकतांत्रिक सरकार को परखने का पैमाना केवल उसकी कार्यक्षमता नहीं हो सकता। महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या मोदीवाद देश में संविधान की बुनियादी व्यवस्था से मजबूती से जुड़ा हुआ है। आलोचकों का आरोप है, क्रिटिसिज्म का, जो क्रिटिक करते हैं उनका, कि मोदी का दौर बहुलवाद और समाजवाद को कमजोर करने की कोशिश करता है। ये अधिकारों की जगह सरकारी कृपा को जगह देता है, संस्थाओं पर नियंत्रण बढ़ाने और अंततः संविधान को बदलने की कोशिश करता है। उनके समर्थक इन आरोपों को मोदी के प्रति राजनीतिक दुश्मनी मानते हैं, इसे भारत की सांस्कृतिक पुनरुत्थान का विरोध बताते हैं। दोनों ही पक्षों के ये दावे बहुत एक तरफा हैं। किसी सरकार के संवैधानिक चरित्र का आकलन नारों से नहीं होना चाहिए, ना ही बिना प्रमाण वाली धारणाओं से, बल्कि सत्ता के वास्तविक इस्तेमाल से होना चाहिए कि कैसे उन्होंने अपनी पॉलिटिकल पावर को यूज़ किया। चुनाव अब भी कड़े मुकाबले वाले हैं, राज्यों में सरकारें बदलती रहती हैं, विपक्षी दल देश के बड़े हिस्से में सरकार चला रहे हैं, अदालतें अब भी सरकार के फैसलों की समीक्षा करती हैं और मौलिक अधिकारों को लागू करती हैं। नवंबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष सेकुलरिज्म शब्दों को शामिल किए जाने की चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया था। ठीक, इसलिए ये कहना गलत होगा कि देश की संवैधानिक व्यवस्था को पूरी तरह खत्म कर दिया गया है, लेकिन संविधान को कमजोर करने के लिए उसके शब्दों को औपचारिक रूप से हटाना जरूरी नहीं है। कागज पर संस्थाएं मौजूद रह सकती हैं, लेकिन उनकी स्वतंत्रता, उनकी विश्वसनीयता और स्थापित परंपराएं धीरे धीरे कमजोर हो सकती हैं। लोकतंत्र केवल समय समय पर होने वाले चुनावों में कायम नहीं रहता। इसके लिए सत्ता पर नियंत्रण, असहमति का सम्मान, संसद में जवाबदेही, केंद्र और राज्यों के बीच संतुलन और सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार जरूरी हैं। बहुलवाद को लेकर चिंता ये नहीं है कि धार्मिक स्वतंत्रता को कानूनी तौर पर खत्म कर दिया गया है। चिंता ये है कि बहुसंख्यकवादी लामबंदी और भड़काऊ भाषा अल्पसंख्यकों में एक भावना पैदा कर सकती है कि उन्हें देश में स्वीकार तो किया जा रहा है, लेकिन शर्तों के साथ। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद संविधान के दायरे में वैध हो सकता है, लेकिन सांस्कृतिक श्रेष्ठता का दावा वैध नहीं है।
देश को अपनी हिंदू सभ्यतागत विरासत पर गर्व करने का पूरा अधिकार है, लेकिन ये गणराज्य बिना शर्त हर नागरिक का है। समाजवाद पर भी ठीक से बहस होनी चाहिए। संविधान में दर्ज समाजवाद ये नहीं कहता कि लाइसेंस परमिट राज वापस आए, ना ये निजी कारोबार के खिलाफ है, ना ये चाहता है कि सरकार हर चीज पर कब्जा कर ले। इसका मतलब ये है कि सामाजिक समानता हो और आर्थिक न्याय हो, सबको बराबर का मौका मिले और किसी की भी हालत इतनी बुरी नहीं हो कि वो एक गरिमापूर्ण जीवन उसका जो है खराब हो जाए, उस पर आंच आए। ऐसा नहीं होना चाहिए। मोदी सरकार की कई वेलफेयर स्कीमें जो हैं इन्हीं मकसदों को आगे बढ़ाती हैं। दिक्कत तब आती है जब कानूनी हक को नेता की तरफ से दिया गया निजी तोहफा बताया जाता है कि साहब ये तो नेता ने दिया है। राशन, रोजगार, गारंटी, घर, स्कॉलरशिप, सामाजिक सुरक्षा, ये किसी की मेहरबानी नहीं है, ये सरकार का फर्ज है, जनता के पैसे से चलता है और कानून के तहत मिलता है। इसलिए अधिकारों पर टिकी सरकार को वेलफेयर वाली राजनीति की जगह नहीं लेनी चाहिए, बल्कि उसे सही तरीके से पूरा करना चाहिए। तकनीक से लीकेज कम हो सकता है और चीज़ें लोगों तक जल्दी पहुंच सकती हैं, लेकिन जो लोग गलत पहचान, गड़बड़ डेटाबेस या अफसरों की मनमानी की वजह से बाहर कर दिए जाते हैं, उनके लिए शिकायत सुनने और हल निकालने का आसान रास्ता होना चाहिए। वेलफेयर स्कीम के लिए साफ पैरामीटर हो, शिकायत सुनने की व्यवस्था हो, सामाजिक ऑडिट हो और इस सब में कानून बनाने वालों की निगरानी ज़रूरी है। एक नागरिक के अधिकार हमेशा उसके हाथ में रहने चाहिए। उसे किसी की मेहरबानी पर जीने वाला शख्स नहीं बनना चाहिए। संस्थाओं पर कब्जे का आरोप भी सबूत देकर लगाना चाहिए, सिर्फ बातें बनाकर नहीं। जो भी सरकार चुनकर आती है उसे शासन करने का, उसमें अपनी सही नियुक्तियाँ करने का और अपना काम करने का पूरा हक है, लेकिन किसी संस्था का आज़ाद रहना कोई कोरी कानूनी बात नहीं होती है। सिर्फ इसके लिए नियुक्तियां साफ सुथरी होनी चाहिए, प्रक्रिया निष्पक्ष होनी चाहिए और ये भी दिखना चाहिए कि संस्था किसी पार्टी के दबाव में नहीं है। यहाँ कुछ बातें सच में चिंता की हैं। 17वीं लोकसभा में 58% जो बिल हुए वो पेश होने के 2 हफ्ते में ही पास कर दिए गए थे और सिर्फ 16% बिल संसदीय समितियों के पास भेजे गए। 2019 से 2023 के बीच केंद्र के बजट का करीब 80% पैसा जो है वो बिना चर्चा के पास हो गया। चुनावी बॉन्ड को रद्द करने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने यह साफ कर दिया कि राजनीतिक चंदे को छिपाना संविधान की सीमा लांघता है। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति वाला जो कानून था, जिस पर चुनने वाली कमेटी में सरकार का बहुमत है, उससे भी ये सवाल उठा कि आयोग कितना स्वतंत्र है। इन बातों से ये साबित नहीं होता कि हर संस्था पर कब्जा हो चुका है, लेकिन ये संकेत जरूर मिलता है कि संस्थाओं की आज़ादी सिर्फ असल में नहीं, लोगों की नज़र में भी होनी चाहिए। अब यहाँ अमरिंदर के अगले सवाल पर आते हैं कि क्या मोदीवाद आगे भी चलना चाहिए। इसका अच्छा हिस्सा ज़रूर चलना चाहिए। उनका ये तर्क है। वो कहते हैं कि देश को मजबूत नेतृत्व चाहिए, देश पर भरोसा चाहिए, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल तरक्की, मजबूत रक्षा और नतीजे चाहिए जो नजर आए। लेकिन अब मोदीवाद को सिर्फ एक नेता के इर्द गिर्द घूमने के बजाय संस्थाओं को मजबूत करने की तरफ बढ़ना होगा। इसके लिए साफ बदलाव चाहिए। संसद में फिर से गंभीर बहस हो, समितियां ठीक से काम करें और सरकारी खर्च पर संसद का नियंत्रण हो। राज्यों पर असर डालने वाले बड़े फैसले लेने से पहले उनसे बात हो और संवैधानिक और नियामक संस्थाओं में ऐसी नियुक्तियां हो जिन पर सभी पार्टियां भरोसा कर सकें। जांच एजेंसियां साफ तौर पर निष्पक्ष दिखें। कल्याण योजनाओं को ऐसे अधिकारों से जोड़ा जाए जिन्हें लागू भी किया जा सके। ठीक, वो आगे कहते हैं कि राजनीतिक बहस में बंटवारे की जगह आपसी भाईचारे की भावना आए। तरक्की के अगले दौर में लोगों को काम मिले, कारखाने मजबूत बने, छोटे व्यापार बढ़ें, किसानों की कमाई बढ़े, स्कूल अच्छे हों, इलाज आसानी से मिले, शहर रहने लायक बन सकें और मौसम की मार झेलने की ताकत आए। बीजेपी को खुद भी अपनी कामयाबी को संस्था की शक्ल देनी होगी। कोई भी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी हमेशा एक ही आदमी पर टिककर नहीं चल सकती है, चाहे वो कितना भी बड़ा नेता क्यों ना हो। पार्टी को चाहिए कि ताकतवर मंत्री हों, भरोसेमंद लोकल नेता हों, अंदरूनी बहस और अगली कतार तैयार करने का भी एक सलीका हो। मोदीवाद ने भारत को ऊर्जा दी है, हौसला दिया है और दुनिया में एक मजबूत आवाज़ दी है, लेकिन इसकी असली कीमत किसी एक नेता के दबदबे या किसी पार्टी को जीत से नहीं आंकी जा सकती है। ये लड़ाई मोदी और संविधान के बीच नहीं है, ये लड़ाई है उस मोदीवाद के बीच जो संविधान के दायरे में रहे और उस मोदीवाद के बीच जो संविधान से ऊपर उठने की कोशिश करे। देश को कमज़ोर सरकार नहीं चाहिए, देश को मजबूत नेतृत्व चाहिए, लेकिन उस पर मजबूत संस्थाओं का अंकुश भी हो और वो ऐसे नागरिकों की सेवा करे जो इज्जत में बराबर हों, अपने अधिकारों को लेकर सुरक्षित हों और अपने आने वाले कल पर भरोसा रखते हों। ये जो आपने पूरा आख्यान सुना, ये अमरिंदर सिंह ने लिखा था, इंडियन एक्सप्रेस में छपा था। हमने आपके लिए इसका हिंदी तर्जुमा किया है सहज हिंदुस्तानी ज़बान में। अमरिंदर सिंह के विचारों पर आपका क्या सोचना है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देखते रहिए इंडियन एक्सप्रेस हिंदी। मेरा नाम है दीपक तेंदुलिया।